नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। वैश्विक स्तर पर तकनीकी क्षेत्र में कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। साथ ही साथ उसके समाधान के लिए भी हमारे पास में ऐसे कई प्रबंधन हैं, कई व्यवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से हम उन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं वह वैश्विक चुनौतियां और हमारी जो तकनीकी तैयारियां हैं, तकनीकी शिक्षा की तैयारियां हैं, ऐसे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव जी। राजीव जी अभी जो IIIT अपना रांची का है, झारखंड का IIIT है, उसके आप निदेशक हैं। राजीव जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो चुनौतियां हैं, वैश्विक चुनौतियां, और ख़ास करके जो तकनीकी जगत में चुनौतियां हैं, उसका हमारे लिए कितनी तैयारी है? जहाँ तक वैश्विक परिवेश में आप शिक्षा से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं, तो उसके लिए उसको तैयार करने के लिए भारत सरकार और देश की अन्य राज्य सरकारों ने सतत प्रयास किया हुआ है और उस दिशा में बहुत से ही राष्ट्रीय महत्व के संस्थान ऑलरेडी स्थापित किए जा चुके हैं, जैसे IIT हो गए, NIT हो गया, IIIT हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और भी कई क्षेत्रों के यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। और उनका मोटिव यही है कि हमें हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। हमें एक अगला जनरेशन ऐसा तैयार करना है कि जो इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक तैयार हो सके और अपनी टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप कर सकें। और पिछले कई सालों में जैसा कि देखा जा रहा है कि भारत सरकार के भी कई मिशन इसमें काम कर रहे हैं। जी जी। तो इस संबंध में सतत प्रयासशील है देश, और उस दिशा में बहुत से अच्छे संस्थान हैं। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें एक और बातें हैं कि जैसे अभी दुनिया का जो सोशल ऑर्डर है वो बदल रहा है। दुनिया लगातार चेंज हो रही है, दुनिया की बहुत सारी व्यवस्थाएं चेंज हो रही हैं, शिक्षा की दिशाएं चेंज हो रही है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें आज से 20 साल 25 साल पहले था वो आज के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। आज के लिए कुछ नई नई चीज़ें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम कहाँ उसको देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? उन जो समस्याएं पहले थी और उनकी मुख्य परिस्थितियों से निपटने के लिए, मुख्य चुनौतियों से निपटने के लिए जो सबसे बड़ी जो पहल हमारी भारत सरकार ने की है, उसमें एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो लाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च हुआ, वो आज की डेट में लगभग देश और प्रदेश के सभी संस्थानों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और उसकी जो की फीचर्स हैं, उन फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए हम उन चीज़ों को, स्टूडेंट्स को, आने वाले विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि जिससे वो अपनी इच्छा से अपनी एजुकेशन को ले सकें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो आज की डेट में चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज हो जा रहा है और उस फ्रेमवर्क के चेंज होने से अब उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो जिस विषय में वो अपना विद्या का अर्जन करना चाहते हैं, जिस चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे साइंस के क्षेत्र में, चाहे जिस भी क्षेत्र में, उनको पूरे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के जितने भी फीचर्स हैं, चाहे मल्टीपल एंट्री सिस्टम हो, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम हो, माइनर का कॉन्सेप्ट है, मेजर का कॉन्सेप्ट है, ओपन इलेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, तो इनके तहत स्टूडेंट कोई भी अगर विषय में अगर एडमिशन ले रहा है तो उसका अपना कोर विषय पढ़ने के साथ साथ वो और विषयों को भी पढ़ सकता है और जिससे वो ज्ञान अर्जित कर सकता है और जिससे वो आगे उस दिशा में अपना योगदान दे सकता है। ये पहले के जैसा नहीं रहा कि जैसे पहले रिजिड था। इसमें तो हम ये समझ सकते हैं ना कि पहले जो शिक्षा था वो कहीं न कहीं लगता था कि एक बैरियर था जी, रिजिडनेस थी। ये अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये नहीं पढ़ पाएंगे, ये पढ़ रहे हैं तो फिर ये नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जो वर्तमान शिक्षा की जो नीति हमारी बनी है वो बैरियर को ओपन कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो तकनीकी शिक्षा है उसमें हम कहाँ खड़े हैं? तकनीकी शिक्षा में जहाँ तक भारत का स्थान है हमेशा से अच्छा ही रहा है जी, और उस दिशा में हम सतत निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। अब हमारे जितने भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं आज की डेट में एक बहुत अच्छा ही पोजीशन बना रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमें अपने रिसर्च अनुसंधान पर भी
हमें फोकस करना होता है। जी। जो भी संस्थान शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और इस पर फोकस करता है वो निश्चित ही वो आगे जाएगा। और उस दिशा में भारत सरकार ने भी बहुत से मिशन ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं जो वैश्विक स्तर हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, आपका क्वांटम मिशन हो, या इस तरह से बहुत से ऐसे प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया मिशन हो। तो और सबसे बड़ी चीज़ है आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। उसके तहत हम लोग इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं जिससे वो शिक्षा एक वर्ल्ड वाइड, एक वैश्विक स्तर की हो और स्टूडेंट कहीं भी किसी भी लेवल पर जाके compete कर सके। सबसे बड़ी समस्या थी, शिक्षा की समस्या नहीं थी। शिक्षा तो यहाँ मिल जाती थी। अधिकतर वो क्या करते थे कि वो विदेशों में चले जाते थे वहाँ। अब वो परिवेश हमको यहाँ मिल रहा है, खास करके जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मेक इन इंडिया के तहत बहुत से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। रिसर्च का भी काफी रिसर्च का काफ़ी योगदान है। तो जो भी शिक्षा संस्थान शिक्षा के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ अगर रिसर्च और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रहा है वो निश्चित ही वो आगे जाएगा। और ऑलरेडी उस दिशा में बहुत काम चल रहा है और जितने भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं। और शिक्षा का जो बैरियर था, बैरियर अब नहीं है एकदम, बस खाली अब क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी परिवर्तन हुआ, हमने अपने कोर्स करिकुलम को भी चेंज किया है। और प्लस एक हम जो कोई भी कोर्स डिजाइन करते हैं चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाहे, तो वो एक हमेशा एक वैश्विक स्तर का ही होता है। तो उसमें हमें नहीं लगता कि आगे चल के कोई दिक्कत है। बस हमें आगे ये एड्रेस करना होगा कि हमारे हमारे जो स्टूडेंट्स जो निकल रहे हैं उनके लिए क्या क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी उनको हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड हम ट्रेनिंग बना रहे हैं, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर उनकी गुणवत्ता में अगर हम सुधार कर जाएंगे तो निश्चित ही हम वैश्विक स्तर पर एक बहुत अच्छे स्थान पर खड़े होंगे। अच्छा, ये जैसे हमारे पास में IIT है जी, रीजनल इंस्टीट्यूट भी हमारे पास में बहुत सारे हैं, तो ये सब सारे के सारे IIT रीजनल इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी के लिए जी। फिर IIIT का क्यों कंसेप्ट आया और इसका कंसेप्ट आने के पीछे का क्या कारण है, क्या ध्येय है? जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जैसा कि इसके नाम में है, तो इसका मेन फोकस था कि हमें इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमें ऐसे प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करना जो आने वाली चुनौतियों को फेस कर सकें और उस दिशा में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी मैन पावर प्रोड्यूस कर सकें। तो हमारा फोकस केवल सूचना प्रौद्योगिकी और कम्युनिकेशन और नई टेक्नोलॉजी तक ही वहाँ पर फोकस रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। उसी के तहत हम उसको शिक्षा देते हैं। और भारत सरकार की भी यही नीति थी, क्योंकि IT इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वो पूरे सभी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे जी, हर जगह उसके प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस गैप को फिल करने के लिए, एक क्वालिटी मैन पावर को प्रोड्यूस करने के लिए इस तरह से IIIT के कंसेप्ट की स्थापना की गई। आज के समय देश में लगभग 25 IIIT हैं, जिसमें 5 तो फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, बाकी 20 जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चल रहे हैं और सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इनके स्थापित करने का उद्देश्य, केवल एकमात्र उद्देश्य यही था कि सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमें अच्छे मैन पावर को प्रोड्यूस करना वर्ल्ड वाइड लेवल के। अच्छा, अगर इस बात को थोड़ा और हम विस्तार देना चाह रहे थे कि सूचना प्रौद्योगिकी पर ही सरकार का या क्यों मतलब है, जोर क्यों है, मतलब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? नहीं, जोर तो सरकार का सब पर है। जी जी। उसके लिए विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं जी, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, या और भी जितने तकनीकी संस्थान, उसमें सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। लेकिन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में चूंकि उसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, तो इसलिए इनको एक स्पेशलाइज्ड सेक्टर, एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन स्थापित किया, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह के जो आज की डेट में हाई डिमांड, इंडस्ट्री की हाई डिमांड है, उस गैप को हम फुलफिल कर सकें, जिससे और इंस्टीट्यूशंस को भी हम सप्लीमेंट कर सकें। मतलब जो भारत आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हब जो हमारा कंसेप्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम अपने आप को एस्टैब्लिश करें, बिल्कुल। तो उसके लिए हमारी ये तैयारी के लिए, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ साथ अपना हम कैसा एक सपोर्ट सिस्टम दें, कैसे उसका ऑटोमेशन करेंगे, कैसे उनकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे, कैसे किसी चीज़ की इफिशियंसी बढ़ाएंगे, क्योंकि आज के 21st सेंचुरी में हमें प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी क्वालिटी, कॉस्ट, प्राइस सब कुछ देखनी है। तो उसके साथ साथ हमें हर जगह ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है, हमें हर जगह सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो उन सब चीज़ों को फिल करने के लिए हम डिफरेंट क्षेत्र को, सर्विस सेक्टर हो गया, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, मेडिसिन सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, किसी भी सेक्टर में अगर आप जाएं, तो सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सूचना
कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, इससे हमारी दुनिया बहुत आसान हो गई है। तो हम लोग सतत इस दिशा में प्रयास करते रहते हैं, कैसे एक उन्नत क्वालिटी के टेक्नोलॉजी को आगे हम डेवलप करें और कैसे उस दिशा में हम मैन पावर को प्रोड्यूस करें, क्योंकि आज की डेट में बिना सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना दुनिया अधूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अधूरी नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा कि क्वांटम क्या है, क्वांटम को जरा उसको भी थोड़ा एक विस्तार से बताते हैं। सरकार के कई मिशन हैं, जिसे आपने कहा कि वैश्विक परिवेश में कैसे हम अपने आप को आगे ले जाएं। जी जी। तो उस दिशा में अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत से विकसित देश हैं जो कि ऑलरेडी अपने टेक्नोलॉजी के बल पे ही आगे हैं। कोई भी देश का अगर विकास हुआ है तब उसकी टेक्नोलॉजी सबसे पहले विकसित हुई है। इसलिए हमारी सरकार भी यही निरंतर सतत प्रयासशील है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी पर फोकस करें और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपने खुद के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो, चाहे उससे रिलेटेड हो, वो रिलेटेड हो। जहाँ तक क्वांटम मिशन एक बहुत ही चैलेंजिंग मिशन है, जिसके तहत एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास किया जाता है जिससे हमारा जो कंप्यूटेशनल पावर है सिस्टम की, अभी जो सिस्टम है वो दूसरे तरीके का सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम, वो क्वांटम कंप्यूटिंग का अलग कॉन्सेप्ट है और उसके तहत हमें जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाता है। एनालिसिस बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप ड्रग डिस्कवरी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या किसी जीनोम सीक्वेंसिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, बहुत हाई कंप्यूटेशनल पावर की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर कई दिनों महीनों तक लग जाते हैं कंप्यूटेशन करने में। क्वांटम कंप्यूटर की इतनी कैपेसिटी है कि वो चीज़ आपको क्षणों में, मतलब कुछ उससे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से सॉल्व कर देता है। तो उससे हमारी बहुत सी अनसुलझी समस्याएं भी, जो बहुत ही जटिल समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में आगे हम बढ़ेंगे और दिशा में सतत रिसर्च और वो सब चीज़ें आगे चल रही है। तो इस दिशा में भी हमारी जो शिक्षा है, जी जी, आज की जो चुनौतियाँ, उसमें हम लोगों ने इसको शामिल किया। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम मिशन और ये सब चीज़ पर ये फोकस एरिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आज की डेट में। अच्छा, एक और चीज़ सुनने में आता है बराबर, ये मतलब ये चिप कोई टेक्नोलॉजी है, उसका यहाँ फैक्ट्री लग रही है यहाँ, अभी हाल फिलहाल में ये सब सारी चीज़ें, वो क्या है? अभी तक क्या था कि हम लोग टेक्नोलॉजी तो पूरी स्टडी करते हैं, पढ़ाते हैं, सिमुलेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं। अभी तक हम लोग प्रोडक्शन के क्षेत्र में पीछे रहे। हम लोग कोर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल हो गया, उसमें शुरू से हमेशा आगे रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट हैं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, चिप्स है, उसका प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे थे और हर चीज़ हमको आयात करना पड़ता था। उस आयात करने से चाहे अपना हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारा कंप्यूटर हो, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। बिल्कुल। तो उस चीज़ को, गैप को फिल करने के लिए उस दिशा में हम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स यहाँ पर भारत में भी स्थापित हो रहे हैं और भारत सरकार उसमें काफ़ी काम कर रही है। और जब तक उस पर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम वैश्विक स्तर पर चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी में नहीं हटाएंगे। अभी क्या है कि हमारे ही ट्रेंड इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स या जिस भी क्षेत्र के साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं, वो विदेशों में जाते हैं, ब्रेन ड्रेन कर जा रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। बस क्या है, उनके पास फैसिलिटी है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग करने की, उसको प्रोडक्ट को निकालने की। तो उस दिशा में अगर हम उतना हमारा कर पूरा हो जाएगा, जिसमें काफ़ी काम चल रहा है और दिन प्रतिदिन आप समाचार में भी सुनते रहते होंगे, जैसे इसीलिए मैंने आपसे ये जानना चाहा और मुझे लगता है कि ये चीज़ अपने दर्शकों को भी जानना चाहिए। जी जी जी। उस दिशा में सरकार स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, उसको भी बढ़ावा दे रही है कि आप आगे आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़िए। अच्छा, जो अपना ये जो झारखंड का IIIT है, जो रांची में एस्टैब्लिश है, जिसके आप निदेशक हैं, वहाँ क्या क्या हो रहा है अभी? IIIT रांची में, जो कि 2016 में स्थापित हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में स्थापित है। अच्छा, मतलब इसमें मतलब व्यापारी, मतलब मेन हमारी कंट्रोलिंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने में झारखंड गवर्नमेंट का भी सहयोग है, हमारे 3 इंडस्ट्री पार्टनर भी हैं। तो इनिशियल जो कॉर्पस मनी है, उस लैंड है और उसका बिल्डिंग है, इसमें 3 पार्टनर मिलकर उसको इस्टेब्लिश किए हैं हुए हैं। जहाँ तक रही शिक्षा की बात, तो हम अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD तक की शिक्षाएं देते हैं। अंडर ग्रेजुएट में इस समय हमारे पास 5 स्ट्रीम्स में बीटेक प्रोग्राम है, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एक स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस हो गया। इसी तरह से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है और इमीडिएट सिस्टम एंड IoT में है। और इस साल से हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट विषय शुरू किया है, जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का
एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जो इंडस्ट्री की हाई डिमांड पर रहती है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। हाँ, बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इस कोर्स को भी हमने शुरुआत किया है। इसके अलावा 5 बीटेक प्रोग्राम के अलावा हमारा 2 एमटेक प्रोग्राम है, उसको फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है, स्पॉन्सर्ड भी है, क्यूआईपी है। इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम्स हमारे पास कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैनेजमेंट में हैं। इन पर हम काम कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, और इन सब विषय में हम शिक्षा देते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं फैकल्टी मेंबर्स, और उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, रिसर्च का क्या स्तर है हमारे यहाँ, मतलब क्या स्थिति है? रिसर्च की स्थिति अच्छी है। रिसर्च के लिए किसी भी इकोसिस्टम को अगर मजबूत करना है तो उसके सबसे पहले वहाँ की फैकल्टी का एक हमें एक अच्छे स्तर की होनी चाहिए, स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए, प्लस उसके साथ एक इकोसिस्टम मिलना चाहिए हमको। एक लेबोरेटरी होनी चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जो कि इस तरह के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में सामान्यतः हैं, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम अगर ट्रिपल आईटी के बारे में हम अगर कहें कि ये जो अपना ट्रिपल आईटी है वो फुल फ्लेजेस मतलब रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है झारखंड में, तो ऐसा बिल्कुल 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 पूरा प्रयास है, क्योंकि टीचिंग के साथ साथ रिसर्च हमारा मेन फोकस है। क्योंकि झारखंड लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी संख्या नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, फैकल्टी की क्या स्थिति है? फैकल्टी इसमें अच्छी है हमारे पास। नेशनल जो फैकल्टी के कैडर आईआईटी एनआईटी में होता है, उसी तरह से हम लोग भी रिक्रूट करते हैं। सभी लगभग आईआईटी एनआईटी और अच्छे यूनिवर्सिटीज से पीएचडी किए हुए हैं। तो हमारे पास इसमें 33 रेगुलर फैकल्टीज हैं डिफरेंट ब्रांच में, जो कि हमारे स्टूडेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से सफिशेंट है। और भविष्य में और हम धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे रिक्रूट करते रहेंगे। तो फैकल्टी हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट है, नेशनल लेवल की है और इंटरनेशनली ट्रेंड है वो। डॉक्टर साहब, कुछ अपने बारे में भी बताइए। मैं सारी चीज़ें तो होती है, लेकिन कुछ अपने विषय में भी बताइए कि इस दिशा में, इस क्षेत्र में। मैं यहाँ पर 16 मई 2024 को एज ए डायरेक्टर ट्रिपल आईटी रांची ज्वाइन किया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मुझे अपॉइंट किया था जी। इसके पहले यहाँ आने के पहले मैं आईआईटी बीएचयू वाराणसी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वहाँ मैं प्रोफेसर हूँ जी था। अभी भी मैं वहाँ से डिप्यूटेशन पे हूँ, और उसके पहले वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, डीन रहा, और कई पोजीशंस पे काम किया। जो मेरा मुख्य रिसर्च एरिया है कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, यही है आपका मुख्य इलाका ही? यही इलाका है। मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, कंप्यूटर विजन है, और डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज में हम रिसर्च करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जैसे मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग के फील्ड में है, या मेडिकल इमेज एनालिसिस के फील्ड में काम करते हैं। हेल्थ के सेक्टर में डिजिटल फोरेंसिक्स में भी मैं काम करता हूँ, सिक्योरिटी एंड सर्विलांस में भी काम करता हूँ, और ऑटोमेशन में भी काम करता हूँ। तो रिसर्च कितने करवा चुके हैं अभी तक? रिसर्च अभी तक 17 पीएचडी प्रोड्यूस हो चुकी है। बहुत अच्छा। और 2 ने सबमिट किया है, अभी और काम 5-6 लोग और काम कर रहे हैं, और लगभग 200 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस में। जर्नल्स में 100+ है, उसी तरह कॉन्फ्रेंसेस है, बुक चैप्टर्स है। पेटेंट्स हमारे बीच 2 ग्रांट हो गया, 2 पेटेंट्स भी ग्रांट हो गया, बाकी दो और पाइपलाइन में है। तो किस चीज पर पेटेंट हमारा इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन से रिलेटेड एप्लीकेशंस पे। एक तो डिजिटल फोरेंसिक्स पे था कि जैसे आप डिजिटल इमेज में फोर्जरी करते हैं तो उसको कैसे आप उसका पता लगा सकते हैं, और दूसरा हमारा एआई बेस्ड ट्रैफिक लाइट डिटेक्शन पे काम था। इसी तरह से और भी हमारे हैं। तो हम लोग सतत उसमें काम कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं कि आप पीएचडी के साथ साथ केवल पेपर मत प्रोड्यूस करिए। पेपर तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है क्या कि जो वैश्विक चुनौतियां हमारे मतलब है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आपको अंदाज भी होगा कि भाई, और उस पर काम भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपकी? शिक्षा मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अपना मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से किया था, जो स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज था। इसके बाद मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से किया था। इसके बाद मैंने पीएचडी अपनी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किया था। तो उस समय आईआईटी बीएचयू ज्वाइन करने पहले मैं वहाँ पे नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दिल्ली में सर्विस करता था। उसके पहले यूपी गवर्नमेंट में भी था। तो कई जगह 3-4 इंस्टीट्यूशन में रहा हूँ। ट्रिपल आईटी की क्या योजना है आगे की? ट्रिपल आईटी की योजना यही है कि इसको एक हमको देश में और वैश्विक स्तर पर एक ऐसे संस्थान के रूप में इसको इस्टेब्लिश करना है कि जिससे हमारे जो भी मैन पावर यहाँ से प्रोड्यूस हो सकें वो एक समाज में और विश्व स्तर पर अपना एक स्थान बना सकें, और उसमें ये वो
योगदान कर सकें। तो हमारी मेन फोकस इस समय शिक्षा और रिसर्च पर है और इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप पे है। तो उसी चीज़ को हम मेन एकेडमिक जो हमारा है हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा एकेडमिक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, वो फैकल्टी है, लेबोरेटरी है, उस विषय में भी हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में है और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आना भी चाहिए कि जिस स्थान पर जो तकनीकी या कोई भी संस्थाएं होती हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को इसका क्या लाभ मिल रहा है? स्थानीय लोगों का एक, जैसे कि कोई संस्थान अगर बनता है या एस्टेब्लिश होता है तो वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। जी बिल्कुल। तो एक तो उसके डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं जो वहाँ पे चाहे किसी भी फॉर्म में एम्प्लॉई हों या स्टूडेंट हों वो हों, तो वो तो एक इकोसिस्टम के तहत पूरा जो लोकल है उसका पूरा फायदा होता है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो या सपोर्टिंग स्टाफ हो उसके बाद में। जहाँ तक शिक्षा दीक्षा से जुड़ने का कार्यक्रम है, चूँकि बीटेक प्रोग्राम में हम नेशनल लेवल जेई मेंस और जोसा के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो उसमें जो भी क्वालिफाई करता है, लेकिन हमारा पीजी प्रोग्राम पे जी जैसे एमटेक प्रोग्राम हो गया, पीएचडी प्रोग्राम हो गया, उसमें हमने इस तरह के ऑप्शंस ओपन कर रखे हैं कि जिससे लोकल लोगों को काफ़ी उसमें ऑप्शन मिले पीएचडी करने के लिए। उसमें देखें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो हमारे पीएचडी प्रोग्राम्स में भी ऑल ओवर इंडिया के अलावा उसमें लोकल लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे एमटेक प्रोग्राम में भी इनरोल कर रहे हैं ऐसे पार्ट टाइम, या पीएचडी में भी इनरोल कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमने यहाँ आने के बाद एक शुरू किया कार्यक्रम जो आईआईटी पटना के साथ हमने करार किया वहाँ पे जी, और एक हाइब्रिड प्रोग्राम किया, मतलब ऑनलाइन और फिजिकल दोनों को मिलाकर हाइब्रिड पीजी प्रोग्राम किया, वर्किंग प्रोफेशनल और आउटसाइड एनी स्टूडेंट ऑफ द कंट्री, स्पेशली अगर झारखंड और बिहार का है तो अच्छी बात है। तो उसमें हमने यानी झारखंड और बिहार के लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा उसमें, हाँ मतलब उन्हीं लोगों के लिए ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रोग्राम किसी रीजन में है तो उनको वो वहाँ लेते हैं। उसमें भी अच्छा इनरोलमेंट चल रहा है। उसमें हमने एमसीए, एमटेक और एमबीए प्रोग्राम शुरू किया है, तो लगभग 300 प्लस उसमें भी हमारे एडमिशन्स हुए हैं। तो इन प्रोग्राम्स के तहत हम एक तो शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोकल लोगों को, जिससे अपनी शिक्षा को अपग्रेड कर सकें। प्लस हम लोग डिफरेंट समय समय पर विभिन्न तरीके के कार्यक्रम कराते रहते हैं। जैसे मान लिया उन्नत भारत कार्यक्रम हो गया तो उसमें हमारे कुछ शिक्षक हैं, कुछ गांव को गोद ले रखा, 4-5 गांव। अच्छा, ये भी प्रोग्राम अपने प्रोग्राम मतलब है हमारे साथ जोड़ तो वो हमारे शिक्षक जाएंगे वहाँ के, जैसे मान लिया कांके ब्लॉक में कोई को हमने वहाँ लिया हुआ, तो हम वहाँ स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे स्कूली बच्चों को उनके क्लास में जाएंगे, उनको तकनीकी शिक्षा के बारे में बताएंगे, उनके भविष्य के करियर के बारे में बताएंगे, उनको काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। तो हम लोग समाज से विज्ञान से कैसे वो बच्चे जुड़ सकें, टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ सकें, ये चीज़ बचपन में ही बताने की बचपन में बताते हैं। और उनको अगर उनकी कोई क्वेश्चन है, उनकी कोई संशय है तो उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आउटरीच प्रोग्राम के तहत वो हम लोग निरंतर समय समय पर करते रहते हैं। उसके अलावा कुछ स्कूल्स के बच्चों को भी कभी कभी हम लोग इनवाइट करते हैं। अगर मान लिया, या हमेशा इनविटेशन रहता है कि अगर आप बच्चों को लेकर आना चाहें, आप जानना चाहते हैं कि बीटेक लेवल पे या इंजीनियरिंग लेवल पढ़ाई कैसे होती है, किस तरह के लेबोरेटरी होते हैं, काउंसलिंग भी कैसे इसमें आ सकते हैं, तो वो सब चीज़ हम लोग करते रहते हैं। और उससे क्या होता है कि एक अवेयरनेस बढ़ती है और वही बच्चे, टैलेंट सब बच्चों में होता है, खाली अवेयरनेस के कमी के कारण कभी कभी वो पीछे रह जाते हैं, तो वो उनको एक मोटिवेशन मिलता है जिससे वो भविष्य में वो आगे कर ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक इंस्टीट्यूशन के हेड के नाते, अभी बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये, और इस हेड के नाते आपको कैसी अनुभूति हो रही है यहाँ? अनुभूति तो अच्छी है। अच्छा, जिम्मेदारियाँ भी है, जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी है, और बीइंग ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन काफ़ी चैलेंजेस भी रहते हैं डे टू डे, क्योंकि हमें केवल टीचिंग, रिसर्च और वो तो हमारा प्राइमरी, उसके साथ देखने के साथ साथ जो एक निदेशक को पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करना, उसके लेबोरेटरी को कैसे अपग्रेड करना है, फैकल्टी को कैसे अपग्रेड करना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, तो हमें हर दिशा में प्लानिंग कई प्रकार के अंतर्द्वंद भी चलते रहते हैं। लेकिन ये चूंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रोल है, तो उसको हम करने में एंजॉय करते हैं। और हम जिससे भी मदद हो सकती है उसके पास जाते हैं कि भाई हमारे संस्थान के लिए, चाहे भारत सरकार हो चाहे झारखंड सरकार हो, हर जगह ओपन रहते हैं, कहते हैं कि हमें इस तरह की मदद करिए और जिससे हम शिक्षा को और आगे ले जाएं। और प्लस उसके साथ साथ हम लोग हमेशा ओपन भी रहते हैं कि किसी को अगर किसी को कंसल्टेंसी देनी है, किसी को हम कहीं पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। अच्छा, चुनौतियां तो रहती है, कंसल्टेंसी का भी अपने मतलब डिफरेंट कमेटीज में कहीं बुला लिया कि सजेशन दीजिए, हम इस तरह के, मान लिए झारखंड सरकार में ही मान लिए कि उनका एक पीपीपी मॉडल का कुछ चल रहा था, तो हमारे फैकल्टी मेंबर गए, अपना मॉडल वहाँ पर प्रस्तुत किया, तो उससे एक पॉइंटर मिला लोगों को कि अच्छा इस तरह से एक मॉडल काम करता है।
तो झारखंड सरकार भी, हमें जहाँ तक जानकारी है, बहुत अच्छा काम कर रही है इस दिशा में, क्योंकि पीपीपी मोड में कुछ संस्थान को इस्टेब्लिश करने के लिए कहा, क्योंकि 1-2 मीटिंग हम लोग की हुई थी, तो हम लोग वहाँ गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उस तरह से वो लोग कर रहे हैं। चुनौतियाँ तो रहती हैं, लेकिन चुनौतियों से निपटना ही काम है। न बिल्कुल बिल्कुल, चुनौतियों से निपटना ही अपना काम है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हमारा यह संदेश यही है कि आपकी जो भी इच्छा हो एकेडमिक्स के क्षेत्र में, जो भी पढ़ने की इच्छा हो, पहले आप अपनी इच्छा को देखें, अपने को असेसमेंट करें और उस क्षेत्र में आगे बढ़ें, पहली चीज़। और दूसरा, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और प्लस देश बहुत बड़ा है, देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप किसी भी शिक्षा क्षेत्र को अपनाएंगे, खास करके अगर मैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हूँ तो टेक्नोलॉजी में आएंगे तो आपके लिए बहुत ही ओपन डोमेन है और देश के लिए बहुत आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो तकनीकी चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था और हमारा सिस्टम बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा है। उत्तरोत्तर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे इस देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो उसका समाधान भी है। अब ये तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार। थैंक यू।